छत्तीसगढ़ राज्य में एक ज़िला पड़ता है बालोद। बालोद जिला में गुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कंगरेल नहर के पास नहर में बहती हुई एक लगभग 30 वर्षीय युवती की डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी मिलने के बाद वहाँ पर जो ग्रामीण हैं वह काफ़ी ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद वह लोग स्थानीय पुलिस, जो गुरूर थाना क्षेत्र की पुलिस है, उसे इस बात की सूचना दी जाती है कि एक लगभग 30 वर्षीय युवती है जिसकी लाश जो है कंगरेल नहर में बहती हुई कहीं से आई है और इस समय तैरती हुई दिखाई दे रही है। झटपट वहाँ पर जो है गुरूर थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो पहुँचती है और उसे लोगों के सहायता के माध्यम से उसे नहर से बाहर निकालती है। तो पता चलता है कि लाश के जो नीचे बहुत भारी एक पत्थर है, जिससे लाश के पैर और हाथ और पूरे शरीर में एक रस्सी से उस पत्थर को बांधा गया था। इसलिए बांधा गया था कि वह नहर में डूब जाए और जो पानी में जीव जंतु होते हैं वह इसे खा जाएं और कभी इस मामले का खुलासा न हो। लेकिन पुलिस भी जो अपनी कार्रवाई है उसे कंटिन्यू रखती है और लास्ट में इस पूरे मामले का खुलासा कर ही देती है। तो जब खुलासा होता है तो यह जो सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जो खबरें सामने आती हैं प्रकाशित होने के बाद, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और जो लड़की होती है इसका भी शिनाख्त हो जाता है। तो आज हम इस पूरे घटनाक्रम को कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि उस लड़की की हत्या हो गई और कौन था हत्या करने वाला कातिल। नमस्ते, प्रणाम। मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य में एक बालोद थाना लगता है, बालोद जिला होता है और बालोद जिला के अंदर एक गुरूर थाना क्षेत्र आता है। उस थाना क्षेत्र के कंगरेल नहर, जो कि थानापुरी के साइड में वो बहते हुए जाता है और उस नहर में तेज बहाव के कारण एक जो 30 वर्षीय युवती की लाश बहकर आ रही थी। लोगों ने उसे सुबह में देखा और सुबह होते ही कुछ लोग वहाँ पर नहाने के लिए जाते थे, जो कि डेली नहाते थे। और उसी दौरान कुछ लोगों ने देखा कि एक युवती है जिसकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष बताई गई थी। उसकी जो शव है उसको बाकायदे एक पत्थर में बांधा गया था और बाहर निकालने के बाद उसे पता चला कि उसके पेट में भी चाकू से वार किए गए थे। यह सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी और प्रशासन जब आई तो उस शव को नहर से बाहर निकलवाया स्थानीय लोगों के माध्यम से, उनकी सहायता लेकर। और शव का जब शिनाख्त उन लोगों से स्थानीय, तो जब यह शव मिलने के बाद जो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को ग्रामीणों के मदद से उसे शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उसे नकार दिया जाता है, यानी कि उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। तो प्रशासन पहले तो उस बॉडी को रिकवर करती है, उसके बाद उसे स्थानीय जो जिला अस्पताल है वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो उसमें पता चलता है कि जो लड़की है उसके दाहिने हाथ पे ए यादव लिखा होता है और जो बायां हाथ है उस पर एक पंखुड़ी की जो टैटू है वो बनाई होती है। तो पुलिस अब शव की शिनाख्त के बारे में काफ़ी प्रयास करती है। तो जब कामयाबी नहीं मिलती है उसके बाद पुलिस उस लड़की के डेड बॉडी की फ़ोटो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती है। तो जब फोटो सोशल मीडिया पर तैरने लगता है तो कुछ लोग उसमें प्रतिक्रिया देते हैं कि अरे ये तो आंचल यादव है। अब पुलिस को इस लड़की का नाम, जो ए यादव था, उसका नाम पता चल गया कि यह लड़की आंचल यादव है। तो अब आंचल यादव का जो सोशल अकाउंट्स है, यानी कि फेसबुक और तमाम सोशल अकाउंट्स पर आंचल यादव के नाम से जो अकाउंट्स है उसे खंगाला जाता है। तो
खंगालते खंगालते जो साइबर पुलिस है उसे एक अकाउंट हाथ लगता है जिसमें आंचल यादव की जो फोटो है वह इस लड़की के जो टैटू है उससे हूबहू मैच कर रहा था। अब आंचल यादव की जो तस्वीर है वो भी पुलिस के हाथ लगती है और तस्वीरों के माध्यम से धीरे धीरे पता चलता है कि आंचल इसी छत्तीसगढ़ के धमतरी थाना क्षेत्र की एक विवेकानंद कॉलोनी है वहीं पर रहने वाली है। जब पुलिस आंचल के घर पहुंचती है यानी कि विवेकानंद जो कॉलोनी है वहाँ पहुंचती है तो उसके भाई को अपने साथ सरकारी अस्पताल में लाती है और वहाँ पर उसका भाई आंचल की जो डेड बॉडी है उसकी पहचान करता है, उसकी शिनाख्त करता है। उसके बाद पुलिस जो है आंचल के भाई को उसकी डेड बॉडी सौंप देती है और परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अब पुलिस की जो आंचल मर्डर केस की जो गुत्थी है वो अभी सुलझ नहीं पाई थी, तो पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी कि दिन दहाड़े किसी लड़की की इस तरह से हत्या हो जाना पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस अब इसकी शिनाख्त करती है, पुलिस अब इसकी जांच करने में जुट जाती है। पुलिस पहले तो माँ और भाई से पूछताछ करती है, उसके बाद इनको छोड़ देती है। पूछताछ के बाद उस दौरान दोनों माँ और भाई जो हैं दोनों को अलग अलग पूछने के बाद इन दोनों को छोड़ दिया जाता है और इन पर लगातार नज़र रखने को कहा जाता है। अब इधर आंचल के जो कॉल डिटेल्स हैं, जो CDRs वगैरह हैं, उसके बाद आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उसको खंगाला जाता है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता। आंचल की जब जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसे खंगालने पर यह तो पता चल जाता है कि आंचल को मॉडलिंग करने का शौक था और कहीं ना कहीं यह शौक ही उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था, ऐसा पुलिस का अनुमान था। लेकिन आंचल के दोस्तों को भी लगातार पुलिस अपने साथ जोड़ती रहती है और उनसे लगातार जो है बातचीत का सिलसिला जारी होता है। तभी आंचल की माँ से जो बातचीत के दौरान यह पता चला था कि आंचल जो है एक दिन रात में करीब 9 बजे घर आई थी। 29 मार्च 2024 को आंचल घर आई थी रात में और अचानक आने के बाद उसे कोई फ़ोन करता है और वह कहती है कि माँ हम अभी आते हैं, और अब तक आंचल नहीं आई है, आई तो सिर्फ उसकी डेड बॉडी। लेकिन अब पुलिस जो है इन माँ और जो भाई सिद्धार्थ यादव है दोनों की बातों को अलग अलग मिलान होने लगा। तो ऐसे जो पुलिस है वह इनको कहीं ना कहीं एक आरोपी के नज़रिए से देखने लगती है और आंचल यादव के भाई को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जब सख्ती से पूछा जाता है तब आंचल का जो भाई है वह पूरी केस को खोल देता है, पूरे मामला का खुलासा हो जाता है। दरअसल वो बताता है कि जिस समय आंचल पढ़ाई के दौरान उस फॉरेस्ट रेंजर से मुलाकात में आई थी तो उन दोनों के संबंध जो है शारीरिक संबंध के रूप में स्थापित हो गए थे और उस चीज़ का उसने एक CD बना ली थी, वीडियो बना ली थी, और वीडियो बनाने के बाद वह रेंजर को भेजती है और उससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड करती है। जो फॉरेस्ट रेंजर था वह नज़दीकी पुलिस थाना में जाकर इसकी कंप्लेन करता है और उस मामले में आंचल को 2.5 महीने के लिए जेल में भी रहना पड़ता है। 2.5 महीने बाद जब आंचल जेल से बाहर आती है तो पता चलता है कि नहीं, पिता जो राकेश यादव हैं, जो कि आबकारी विभाग में एक अधिकारी हैं, वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद आंचल अब जो छत्तीसगढ़ जो धमतरी का विवेकानंद कॉलोनी से अपने आप को दूर रहना चाहती है और वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही रहने लगती है। रायपुर में रहने के बाद जो आंचल के मोबाइल से काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों का जो कांटेक्ट मिला, फ़ोटो मिला, और हाई प्रोफाइल जो सोसाइटी है, क्लब है, उसमें आंचल की फ़ोटो वीडियो वगैरह मिलती, तो इससे लगता था कि आंचल के संपर्क कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से भी था। अब कई एंगल मिल जाता है तो आंचल जो सिद्धार्थ है वो बताता है कि आंचल जब 29 मार्च को वो घर आई थी रात में, तो इस दौरान कुछ कहा सुनी के बाद दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता गया और इसी दौरान आंचल ने
सिद्धार्थ को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद सिद्धार्थ भी तमतमाए गुस्से में उसने भी थप्पड़ जड़ दिया। और जैसे ही सिद्धार्थ ने आंचल को थप्पड़ मारा, वैसे आंचल ने अपने बैग से एक चाकू निकाली और चाकू निकालने के बाद सिद्धार्थ के ऊपर हमला कर देती है। जब ये दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था, उस समय जो मां ममता यादव है वो अभी घर के अंदर ही मौजूद रहती है। चाकू से सिद्धार्थ यादव के हाथ में एक चोट लग जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ गुस्सा में चाकू छीनता है और आंचल के पेट में चाकू से कई बार कर देता है। और जब आंचल जमीन पर गिर जाती है, उसका गला घोट देता है और उसकी हत्या हो जाती है। माँ जब कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि आंचल के पेट से ब्लड निकल रहा है और आंचल की जो सांसें है वो थम गई है। तब अम्मा बेटी, चूंकि भाई और माँ जो है आंचल के इस कामों से बेहद ही नाराज थे, क्योंकि इसकी बहुत ही बदनामी होती थी और उसी की वजह थी कि सिद्धार्थ की अभी तक कहीं शादी नहीं हो पाती थी, क्योंकि रिश्तेदार जो भी थे वह इन दोनों से आंचल की जो ये छवि थी, छोटे कपड़े पहना या जो उसके नाम की जो चर्चाएं थी, उसके वजह से इन सभी से जो इनके रिश्तेदार हैं वो काफ़ी दूर रहने लगते हैं और इनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखता। इस चीज़ से लेकर ये सब बहुत आहत होते हैं। उसके बाद आंचल की तो हत्या हो जाती है। तो अब ये आंचल के शव को उसकी 4 व्हीलर कार में रख कर उसे ले जाते हैं और कंगरेल नहर में आंचल के शव में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर इसे फेंक देते हैं। और जाकर वो जो सिद्धार्थ के हाथ में चोट लगा था उसका ट्रीटमेंट कराता है। जब पुलिस से इन दोनों से पूछताछ के बाद ये पूछती है कि सिद्धार्थ के हाथ में चोट कैसे लगी, तो इस पर जो माँ और बेटे दोनों की जो बातें हैं वो अलग हो जाती हैं और जो इलाज के लिए जिस अस्पताल का नाम बताया जाता है वह भी दोनों में बिल्कुल अलग अलग बताया जाता है। इस आधार पर पुलिस इस मामले का पूरा खुलासा करती है। जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप सभी को सतर्क और जागरूक करना है। और आपसे एक विशेष गुजारिश है कि आप सभी किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हर कदम सावधानी पूर्वक रखें और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपकी जो छवि है वो धूमिल हो सकती है, आपके साथ साथ आपके जो परिवार की छवि है वो धूमिल हो जाए। आशा है कि आप सभी जहाँ होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जहाँ भी हों अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ